Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start the lecture number 3, that is ecological pyramids and ecological succession. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो किया है लेक्चर नंबर वन में जो हमने डिस्कस किया वो इन्वायरमेंट, देन इकोलॉजी, देन इकोसिस्टम। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर देख लें। देन हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोटोन एंड 10% लॉ। All these are the basics. Today we are going to start lecture number 3, that is also a basic इकोलॉजिकल पिरामिड्स और इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये उसके बेस पे है इकोसिस्टम। अगर आपने इकोसिस्टम नहीं पढ़ा, इकोलॉजी नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर नहीं समझ आएगा, इसलिए लेक्चर नंबर 1 देखें और लेट अस स्टार्ट। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड का जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, याद रखना है आपने। इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ये बोलती है इट इज़ अ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टूल टू स्टडी फूड चेन। फूड चेन को स्टडी करने का एक क्या है, मात्र एक क्वांटिटेटिव टूल है जो कि हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी है, एक जो फूड चेन में एनर्जी कितनी है, कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं, कार्निवोर्स हैं और बायोमास। तो 3 जो तरीके हैं उसके बेसिस पे इकोलॉजिकल पिरामिड को हम स्टडी करते हैं। साइंटिफिक वे जो होता है वो स्टडी करने का इसको। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है। और एक होती है शक्ल ये वाला ट्राइंगल, समझ लो। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। क्या बोलेंगे, अपराइट पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। जो इसकी एक डेफिनेशन आपने ये देख लेनी है, ये वाली पढ़नी है, दूसरी पढ़नी है ये वाली। इसमें क्या है कि द स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक्स लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वे आर रेफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है और सिंपल से देखना हमने। ये आ गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, इसमें देखो आप सबसे पहले नीचे देख रहे हो ग्रास, इसके ऊपर ग्रास होपर, इसके ऊपर फ्रॉग, ग्रास होपर, फिर ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल्स। तो ये क्या बना, एक पिरामिड बन गया। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, इकोलॉजी में जो है हम स्टडी जब करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे अपना आ गया ऑटोट्रॉप्स जिनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, उसके बाद कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर। तो इनको कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर। इनको कौन खा रहा है, फ्रॉग। इनको स्नेक और ईगल। लास्ट में कौन है, टॉप कार्निवोर। कौन, ये कौन सा हुआ, टॉप कार्निवोर्स। ये क्या हुए, ये प्रोड्यूसर। तो इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तभी मैंने बोला ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं इसको, उसकी बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, इनको जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। अब पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन तीनों को स्टडी करना है क्योंकि एग्जाम में ये आता है कभी कभी कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। लेट अस डिस्कस। पहला इसका जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स सेम है, इसमें नंबर देखने हैं हमने। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसमें ये है प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। समझ गए। तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो अभी अगर ऐसे बन रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होंगे यहाँ होंगे, उसके बाद इससे कम, इससे कम, इससे कम। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। इसको बोलेंगे अपराइट पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर के हिसाब से प्रोड्यूसर हो गया, जैसे ग्रास है तो बहुत सारा ग्रास है, नंबर में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें याद रखना है। अब डेफिनेशन क्या याद रखनी है, इसमें है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ इको सिस्टम। अब ये ट्रॉपिकल 1 लेवल नंबर 1, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3, ट्रॉपिकल लेवल 4।
ओके, तो हर एक ट्रॉपिकल लेवल जो है, हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे क्या होगा, नंबर काउंट करेंगे हम। ओके, ये टोटल नंबर, अब इसमें 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 अलग अलग नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को, ये सारी जो है इसको रिप्रेजेंट जैसे कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इट मे बी पिरामिड जो है, ये आपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पिरामिड जो होता है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, अपराइट और इन्वर्टेड, क्या बोला मैंने, अपराइट और इन्वर्टेड, कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर। तो एग्जाम में ये आता है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है अपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है, तो दोनों होता है, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आ गई आपकी एग्जाम्पल, पिरामिड ऑफ नंबर कैसे, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, और लास्ट में जो खाने वाला होता है वो कम ही जानवर होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, ये कैसे बना, ये बना ऐसे बना ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपराइट। इस तरह से डाउनवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड में क्या होगा, ये वाला नीचे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें बेस जो है प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उसके कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, टर्शियरी उससे कम है, समझ गए ना। अब अगर इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड में क्या होगा कि इधर कम होगा, जैसे सेम डायग्राम लेके चलो आप ये वाली, लेकिन इधर क्या होगा, इतना सा होगा, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसके बाद बड़ा होगा, तो ये क्या बना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये एक डायग्राम आप लेके चलो अगर, तो ये कौन सी डायग्राम बनेगी, ऐसे, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड, उल्टा, समझ गए ना। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास में क्या होता है, इसमें आपने याद रखना है सिंपल सा, इसमें हम इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज वेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। पहले में क्या था, पिरामिड ऑफ नंबर में हम काउंट कर रहे थे कि कितने ट्रॉपिकल लेवल 1 पे कितने प्रोड्यूसर हैं, फिर कार्निवोर पे कितने हैं और टॉप पे कितने हैं। इसमें क्या, हम वेट को मेजर करेंगे कि वेट जो है सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, और सेम जैसे पिरामिड ऑफ नंबर है वैसे ही ये भी है, पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट कैन बी इन्वर्टेड, तो दोनों याद रखना है, अपराइट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है। ओके, लेट अस सी, ये देखो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस पे देखो, आप ध्यान से देखना, मैंने ये लिख लिया है इधर की पिरामिड ऑफ बायोमास ऑब्जेक्टिव के लिए, जब भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है या इन्वर्टेड, तो दोनों होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आएगा। ओके, ये आपने एग्जाम के लिए याद कर देना है कि अपराइट कैसे होगा। जैसे अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन पे जो है कैसे, सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर, ये घास, अगर ये 1000 किलो है, ओके, फिर हार्बीवोर कितने होंगे, वो 100 kg, फिर प्राइमरी कार्निवोर कितने होंगे, 10 kg, टॉप कार्निवोर तक कितना मटेरियल पहुंचेगा, 1 kg, समझ गए। तो ये क्या है, ये पिरामिड बन रहा है, इसको बोलेंगे अपराइट पिरामिड। ओके, अब इन्वर्टेड कैसे होगा, इन्वर्टेड में देखो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो है वो 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, छोटे छोटे जानवर हैं। अब हार्बीवोर इनको खाने के लिए कौन से हैं, ये छोटे छोटे इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ओके, इसको खा रहे हैं छोटी मछलियाँ, ठीक है, ये 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। अब इसको खा रही हैं कार्निवोर्स, ये छोटी मछली को, इनको खा रहे हैं ये, सॉरी, इनको खा रहे हैं ये, इनको खा रहे हैं ये, और ये जो बड़ी मछलियाँ हैं वेल वगैरह, ये हैं 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इनका बेस क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा जानवर हैं, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, तो नंबर के देख रहे हो। तो इसमें क्या हम देखना है, मास देखना है। तो इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो मास है, इनका 4 है, इनका 8 है, इनका 12 है, तो इनका मास क्या है, ज़्यादा। इसमें मास देखेंगे, वेट देखेंगे, सॉरी मास नहीं, वेट देखेंगे, तो इनमें वेट जो है ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होती है, किसका, पिरामिड ऑफ बायोमास का। तो दोनों याद रखना है, अपराइट एंड इन्वर्टेड, इसलिए बोल रहा था मैं। ओके, नेक्स्ट आ गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लिए आपने याद रखना है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखो, टू कंपेयर द फंक्शन रोल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल। अब ये सूटेबल कैसे है, ये अभी देखेंगे। अब एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। अभी तक हमने ऊपर जो पढ़ा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास,
उनमें क्या था, अपराइट भी था और इन्वर्टेड भी था, बट ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट ही रहेगा, नेवर इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है तीनों में क्या अंतर है, तीनों में ये फर्क है, ये अंतर है कि जो पिरामिड ऑफ, अब ये देखा आपने पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें क्या था, इसमें ये आया था अपराइट एंड इन्वर्टेड। अब इस तरह से आपने पढ़ा इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास में, इसमें क्या पढ़ा, अपराइट एंड इन्वर्टेड। लेकिन अब इसमें जो पढ़ोगे आप एनर्जी में, तो एनर्जी में क्या है, ऑलवेज अपराइट और नेवर इन्वर्टेड, ये फ़र्क है तीनों में। तो ये एग्जाम के लिए आपने याद कर देना है। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं ये वाली। अब इसमें डायग्राम में देखेंगे आप अगर तो पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, ये है क्या पढ़ा हमने, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है नीचे से ऊपर। ओके, अब इसमें देखो ये जो एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी देखो सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सूरज होता है, सन होता है, ठीक है। अब इससे जो है एनर्जी मिलेगी, अब इससे एनर्जी मिलेगी किसको मिलेगी, प्लांट्स को। प्लांट्स के अपना खाना बनाएंगे। ओके, सूर्य से रोशनी मिली तो खाना अपना कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस कौन से, प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स भी अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो तभी तो वो कल हमने पढ़ा था 10% ला। तो इसमें अगर खाना बन रहा है किसमें, अगर प्रोड्यूसर अगर बना रहे हैं कुछ तो वो 90% खुद कंज्यूम करेंगे, 10% जो है आगे भेजेंगे स्टोरेज के लिए, स्टोर एज ए फॉर्म ऑफ स्टोरेज। अब ये जाएगा आपका किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर इसको खाएंगे, कुछ हीट में एनर्जी रिलीज़ करेंगे, डाइजेशन में रिलीज़ करेंगे, जो बचा खचा होगा फिर इनको खाएगा कौन, ये गिद्दड़ गुद्दड़, ठीक है, वॉल्फ वगैरह, स्नेक वगैरह इनको खाएंगे, ठीक है। इसमें जो बच जाएगा लास्ट में कौन खाएगा, टर्शिक कंज्यूमर, ठीक है। ये एक ट्रॉपिकल लेवल पे, अब ये एक ट्रॉपिकल लेवल हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे कोई ना कोई खाने वाला बैठा हुआ है। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में है एनर्जी। एनर्जी का हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि जो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सेम रहेगा सबके लिए, इनके लिए इनके लिए इनके लिए, प्रोड्यूसर सबसे पहले सेम है, तो एनर्जी जो है हमेशा ऐसे ही रहेगी। ओके, इसमें भी देख लो आप, इस डायग्राम में देख लो आप कि सबसे नीचे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ट्री, श्रब्स, फर्न्स, ग्रासेस, फ्लावर्स। इसमें जो है कम से कम 9000 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर अवेलेबल फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन ऊपर जैसे जाओगे आप तो 900, फिर 90, फिर 9, तो समझ गए ना। तो एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, लोअर ट्रॉपिकल लेवल पे, ट्रॉपिकल लेवल लोअर पे, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, समझे। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर इसके बाद कम, इसके बाद कम, इस कम। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज अपराइट होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई चीज़ अवेलेबल थी पहले, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ अवेलेबल इधर थी, इसके बाद कौन आएगा उसको बोलेंगे सक्सेशन। जैसे ये कोई राजा रहता था इधर, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चले, पहले प्रधानमंत्री कौन था इधर, मनमोहन सिंह, अब कौन है, मोदी है। तो ये कौन रहा, इसका सक्सेसर, पीएम किसका है, मनमोहन का, मनमोहन सिंह जी। उनके अब ये कौन रहे, मोदी जी। अब ये मोदी जी क्या रहे, सक्सेसर किनके, इनके प्रधानमंत्री की। इसी तरह से हम जो इकोलॉजी होती है, इन्वायरमेंट होती है, उसमें क्या देखते हैं, सक्सेशन देखते हैं। अब उसकी एग्जांपल इस ये बाद में पढ़ेंगे, इसमें है क्या, इससे पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसमें ग्रोथ कैसे होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देख लेना कि टाइम के हिसाब से ग्रोथ होती है, सक्सेशन होती है। हर एक का टाइम आता है, समझ गए ना। जैसे मनमोहन सिंह जी का टाइम था, अब मोदी जी का टाइम है। वैसे ही क्या होता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये चेंज रहती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह सबसे पहले जो है छोटे छोटे प्लांट्स थे, ओके, फिर क्या उगेंगे, पेरेनियल प्लांट्स, ग्रासेस वगैरह उगेंगी। फिर इसके बाद क्या उगेगा, फिर श्रब्स उगेंगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ। फिर इसके बाद क्या होंगे, छोटे छोटे ट्रीज़ वगैरह, पाइन्स ट्रीज़।
इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, हार्डवुड ट्रीज बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसे ग्राफ बना, ये क्या है, सक्सेशन। तो सबसे पहले ये था, इससे पहले तो बैरन लैंड थी ना, बैरन लैंड पे क्या आया वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नंगी ज़मीन थी, बैरन लैंड, उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे प्लांट्स आए उसके ऊपर उगे, फिर उसके बाद छोटे थोड़े और बड़े, उसके बाद बड़े बड़े बड़े, ऐसे ये क्या हुआ, सक्सेशन हुई। इसी को बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजी में सक्सेशन कैसे होगी, समझ गए ना। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपने याद कर देनी है, अच्छे से नोट कर देनी है। इसके अलावा मैंने बनाई हुई है एक, ये देख लो, ये देखो आप। सबसे पहले हुआ क्या है, ऊपर वाली एग्जांपल दिमाग में रखना और चलना इधर है। ये है बेयर रॉक, बेयर रॉक होगी चट्टान जहाँ पे कुछ भी नहीं उगा हुआ है। तो क्या होगा, उस चट्टान में वेदरिंग होगी, टूटेगी वो रॉक। जैसे टूटेगी कुछ देर के बाद क्या होगा, छोटे छोटे ना अब लाइकन एंड मॉस देखेंगे, ठीक है, लाइकन एंड मॉसिस, ठीक है। उसी की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे अब जैसे यार ये रॉक है, ये टूटेगी, जैसे टूटेगी तो ये ऐसे ऐसे इसमें क्या होगा, छोटे 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 लाइकन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे ये बड़े होंगे, लाइकन बड़े होंगे, फिर आस्ता आस्ता क्या होगा, छोटे छोटे ग्रास उगने लग जाएंगे। जैसे छोटे छोटे ग्रास उगने लग जाएंगे, फिर और ग्रास जो है उगने लग जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे बेयर रॉक वेदरिंग हुई, टूटी रॉक, टूटने के बाद क्या हो गया, लाइकन एंड मॉस आ गए, और इसमें क्या हो गया, सॉइल की फॉर्मेशन हुई। क्या हुई, सॉइल की फॉर्मेशन, किसमें, रॉक पे। आस्ता आस्ता सॉइल बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट छोटे छोटे ग्रासलैंड आ जाएंगे। इसके बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट हर्ब्स, श्रब्स, पेरिनियल बन जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये फॉरेस्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, सक्सेशन चल रही है, इसीलिए इसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें एक टर्म्स है जो कि एग्जाम में आती हैं, वो याद होनी चाहिए। अब इसमें देखो कि अगर कोई बेयर रॉक थी, उसकी वेदरिंग हुई, उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन हुई, तो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर सबसे पहले कौन सी स्पीसीज आई, लाइकन एंड मॉस। और ये अगर लाइकन और मॉस नहीं आता आपको तो यूट्यूब पे देख लेना लाइकन और मॉस क्या होता है। ओके, दीज आर कॉल्ड एज पाइनोर कम्युनिटी स्पीसीज। सबसे पहली जो स्पीसीज आई इस पे, तो वो क्या हो गया, लाइकन एंड मॉस, ठीक है। इसको पाइनियर स्टेज भी बोलते हैं। ये आ गया फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप को पाइनियर स्टेज, ओके। इसके बाद जो आ गया ग्रासलैंड आए, फिर हर्ब्स आ गई, श्रब्स आ गई, फिर फॉरेस्ट आ गया। इधर से लेके इधर तक इसको बोलते हैं सेरल कम्युनिटी, ठीक है। शेयर होता क्या है, SERE, शेयर मतलब क्या, स्टेज बिफोर क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स हो गया अल्टीमेट जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। इसके बाद ग्रोथ नहीं होती। अब फॉरेस्ट जहाँ उग गए, इसके बाद कितनी ग्रोथ होगी, समझ गए ना, किसी भी इन्वायरमेंट की। तो ये सबसे बड़ा जो एरिया है जो आता है, यही आता है। इसमें आपने जो याद रखना है वो, एक तो आपने पायनियर स्पीसीज कौन सी होती है, लाइकन एंड मॉस। दूसरा रखना है सेरल कम्युनिटी, ग्रासलैंड के बाद स्टार्ट हो जाती है, और जो लास्ट में फॉरेस्ट बन जाते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ओके। अब ये जो स्टार्टिंग के जो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और 2, जहाँ पे रॉक टूटती है और सॉइल फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होगी, जहाँ पे मिट्टी बनेगी और बेयर रॉक होगी, वहाँ उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसमें आपको ना पता होना चाहिए, ये कोई एक दिन में चीज़ नहीं हो जाती कंप्लीट। जैसे आज की डेट में आप देखते हो अपने आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये एक ही साल में 2 साल में नहीं होता। इट टेक्स अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत टाइम लगता है इनको, 100 ऑफ ईयर्स इनको इधर से इस स्टेज में पहुंचने के लिए। आज की डेट में जो एनवायरनमेंट देखते हो आप, वैसा नहीं था पुराना, इनको 100 ऑफ ईयर लगे ऐसा बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, वो आपने याद रखना है पायनियर स्पीसीज कौन थी, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इनहेबिट न्यू लैंड, मॉस एंड लाइकन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर देना, समझो ये ऑब्जेक्टिव ही है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसको बोलेंगे, कल्मिनेटिंग स्टेज इन द सक्सेशन, the establishment of stable community in the area that is known as climax community. The final stage of the ecological succession, the formation of climax community. climax community ये हुआ, ये फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट, ये क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ओके। इससे बढ़कर, फॉरेस्ट से बढ़कर, मतलब इन्वायरमेंट में, जंगलात में इससे बढ़कर क्या होगा, फॉरेस्ट एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, ओके।
लेट अस डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसकी अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप्स ओवर अ टाइम। समझ गए ना, कहाँ वो राख थी, कहाँ वो लाइकन थे, फिर ग्रासलैंड हुए, श्रब्स हुए, फिर फॉरेस्ट बने। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आस्ता आस्ता जो है इकोसिस्टम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको टाइम लगता है। नथिंग रिमेन द सेम, हैबिटेट ऑलवेज रिमेन चेंजिंग। आपको खुद पता है कि ये एक नेचुरल लॉ है, वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। तो चेंजिंग आती ही आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हैबिटेट में आपके आसपास भी देखते होंगे, एक टाइम में जंगल था, अब नहीं है, कई बार है, जहाँ बैरन लैंड थी उस पर कुछ उग गया, तो टाइम लगा ना उस पर। इट ऑकर्स इन द टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक बोथ। ये दोनों में हो सकता है, ज़मीन पे भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, एक्वेटिक लाइफ में भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे पॉइंट ये याद कर देने आपने। पहला पॉइंट ये याद करना है, दूसरा पॉइंट ये याद करना है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। अब आप बोलोगे राजस्थान में थार डेजर्ट है, वहाँ पे क्यों नहीं उगे, तो कहने मतलब है क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करेगी कि फॉरेस्ट उगेगा या नहीं उगेगा। क्लाइमेट कंडीशन वहाँ की ठंडी हो जाती है, बारिश होने लग जाती है, तो उधर भी जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा। सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज विच लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मैंने बताया फॉरेस्ट जो है, अब जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एक स्टेबल कम्युनिटी। इसके बाद कुछ नहीं उगेगा उस ज़मीन पे, समझ गए ना। इट प्रोसीड्स थ्रू वेरियस स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द पायनियर पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी से स्टार्ट होगा और क्लाइमेक्स स्टेज तक जाएगा, समझ गए ना। ईच ईच सच स्टेज इज कॉल्ड एज सेरल कम्युनिटी। द फर्स्ट प्लांट टू colonize एन एरिया इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी। तो फर्स्ट कौन थे, लाइकन एंड मॉसिस। द फाइनल स्टेट ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब फॉरेस्ट बन जाते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेक्स, इससे ऊपर कुछ नहीं बनेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है इसको ब्रेक किया जाता है तीन हिस्सों में, इनको पढ़ा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन ब्रेक्स डाउन इनटू थ्री फंडामेंटल फेजेस। कौन कौन सी, एक बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन और क्लाइमेट सक्सेशन। तो तीनों जो स्टेज हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में आती हैं। अब मैंने बता दिया प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है और क्लाइमेट सक्सेशन क्या है। बता देता हूँ एक बार फिर से। ये तो आ गया इकोलॉजिकल सक्सेशन हो कैसे रही है। ये पहले आ गया आपका छोटे छोटे ग्रास, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये क्या है, ये आ गया इकोलॉजिकल सक्सेशन हुई। अब मैंने एक ये डिस्कस किया था, ये वाला, इसको देख लो आराम से देखो। इसमें क्लाइमेक्स ये आ गया, ये आ गया क्लाइमेक्स। इसमें फॉरेस्ट बन गए, सेरल कम्युनिटी में ग्रासलैंड और हर्ब्स आती हैं। पानी स्टेजेस में क्या आता है, बेयर रॉक होती है और साइल फॉर्मेशन होती है और लाइकन होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब इसी का डिफरेंस जो है पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, लेट अस डिस्कस दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये सिर्फ प्री के लिए याद करना है, एमसीक्यू के लिए याद करना है, चाहे कोई भी एग्जाम है उसके लिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, इधर स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन होती है इट ऑकर्स ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली colonized विद वेजिटेशन, और इट ऑकर्स ऑन लैंड colonized विद वेजिटेशन बट डिस्टर्ब ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक काजेज। अब ये कब होगी, सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होती है जहाँ तो नेचुरल काजेज की वजह से डिस्टर्बेंस हो, जहाँ पे वेजिटेशन पहले थी बट डिस्टर्ब होगी किसकी वजह से, नेचुरल, जहाँ फिर एंथ्रोपोजेनिक काजेज की वजह से। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होगी, जहाँ पे क्या पहले कुछ भी नहीं था, कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। अब ये देखो, ये प्राइमरी सक्सेशन है। इसमें देखो आपको कोई वेजिटेशन दिख रही है, पहले बेयर रॉक थी, उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन होगी, कोई था ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, ग्रासलैंड तक नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में तुम्हारा ग्रास भी है, सॉइल ऑलरेडी है, हर्ब्स भी, फॉरेस्ट भी, सब कुछ है। अब इसी फॉरेस्ट को आग लगा दो, अगर फॉर एग्जाम्पल आग नहीं लगा दो, आग लग जाए तो क्या होगा, कुछ देर के बाद फिर से आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे सॉइल ऑलरेडी होगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सब कुछ होगा। ओके, अच्छा मेजर डिफरेंस है फिर इसमें क्या है कि
सॉइल फॉर्मेशन जो है टेक प्लेस होती है, मैंने बता दिया अभी। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होती है, इसमें सॉइल जो है सेकेंडरी में ऑलरेडी होती है, ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी एग्जांपल आती हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सक्सेशन है इसमें एग्जांपल बता दो, तो इसमें आपने एग्जांपल क्या लेनी है वो आपको पता होना चाहिए। ये आ गई आपकी एग्जांपल प्राइमरी सक्सेशन में, ये आ गई वॉल्केनिक करप्शन की वजह से, डेजर्ट जो है शिफ्टिंग, सैंड ड्यून्स, बैरन लैंड। अभी देखा आपने बैरन लैंड कैसे चेंज हो जाती है, वो बैरन लैंड मतलब हो गया नंगी ज़मीन जहाँ पे कुछ भी नहीं उगा हुआ है, आस्ता आस्ता वो चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर भी कभी कभी टूट के उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बन जाता है। अब ये थी एग्जाम्पल किसकी, प्राइमरी की, प्राइमरी सक्सेशन की एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम सेकेंडरी की जो है एग्जाम्पल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सेकेंडरी सक्सेशन जो है, इसकी एग्जांपल अगर देखेंगे हम तो ये आ गया फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर। अगर आग लग जाए किसी जंगल में तो उसके बाद अगर जंगल उगेगा तो वो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगी, वहाँ पे सॉइल ऑलरेडी होगी, समझ गए, उसको कम टाइम लगेगा, तो इसलिए वो फास्ट प्रोसेस बोला उसको, सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, समझ गए ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन है, कहाँ जंगल था लेकिन वहाँ पे आपने जंगल क्या कर दिया, काट दिए, लेकिन दोबारा जंगल उग जाएगा ना, तो क्या होगा, सेकेंडरी। वहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं होगा कि सॉइल फॉर्मेशन भी होगी, छोटे छोटे लाइकन होंगे फिर जाके फॉरेस्ट बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कई जगह फ्लड आ जाता है, तो फ्लड फ्लड अगर आ गया, फ्लड की वजह से प्रॉब्लम होगी, फिर जुम कल्टीवेशन सिविकल्चर्स, ठीक है, ऑल दीज आर क्या है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। आई थिंक द लेक्चर, इसके बाद थ्योरी ऑफ सक्सेशन जो है ये दी किसने थी, ये आपकी यूपीएससी और केएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जितना पढ़ा वो हमने स्टेट एग्जाम में, जैसे जेकेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या फिर जेके एसएसबी का, जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम सारे हैं, छोटा एग्ज़ाम कोई नहीं होता, बड़े ही होते हैं। फ्रेडरिक ई क्लेमेंट जो है उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था सक्सेशन का, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। इससे नीचे हुआ है यूपीएससी और केएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट किसने दिया था, फ्रेडरिक ई क्लेमेंट 1916 में। ही सेड दैट सक्सेशन टेक प्लेस इन 6 स्टेजेस। उन्होंने क्या बोला, 6 स्टेजेस में सक्सेशन होती है। कौन कौन सी स्टेज, उन्होंने बोला सबसे पहले सक्सेशन कैसे होगी, कहीं अगर प्लांट ग्रो करने हैं होते हैं तो कैसे होते हैं, एक तो न्यूडेशन प्रोसेस, ठीक है, न्यूडेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका इन्वेजन, फिर माइग्रेशन, फिर एक्सिस, फिर कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। चैनल का नाम है साहिल ठाकुर जम्मू। आप किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आप साहिल ठाकुर जम्मू सर्च करें यूट्यूब पे, और वहाँ पे हमारे लेक्चर सब मिलेंगे। इन्वायरमेंट और की जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसको ख़त्म करेंगे 10-15 लेक्चर में, इसके बाद न्यू कंसेप्ट लेके आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रहा है कौन सा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसके कुछ टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ये आएगा बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी के 3-4 लेक्चर आएंगे, उसके बाद फाइनल क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो 10 लेक्चर तो बन ही जाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, दिस इज़ अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म, इसको मतलब ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। अगर इसी लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। थैंक यू सो मच।